Good morning, dear students. Students, in today's class, we discuss our next history topic about सुभाष चंद्र बोस एंड इंडियन नेशनल आर्मी। तो स्टूडेंट्स, इंडियन नेशनल आर्मी थी क्या? अगर मैं बात करूं कि जिस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होती है, स्टूडेंट्स, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जैपनीज़ ने इंडिया की तरफ को, एशिया में बेसिकली एरिया कैप्चर करना शुरू कर दिया था और वो इंडिया की तरफ को बढ़ रहे थे। तो जैपनीज़ ने बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स को वॉर प्रिजनर बना लिया था। अब वॉर प्रिजनर क्या होता है? बेसिकली जब जैपनीज़ ने बहुत सारे ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स को अपने कब्जे में ले लिया, तो उसके बाद वो इंडियन सोल्जर्स को कहते हैं कि अब तुम हमारा साथ दो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। देन इस चीज़ को रास बिहारी बोस एक बहुत बड़े इंडियन फ्रीडम फाइटर थे। स्टूडेंट्स, रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की शुरुआत की थी। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि हु फाउंडेड इंडियन नेशनल आर्मी? रास बिहारी बोस। ठीक है, तो रास बिहारी बोस जो थे, उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की शुरुआत की, आज़ाद हिंद फ़ौज की शुरुआत की। वो कहते जी हमको जापानियों की हेल्प करनी चाहिए। जैपनीज़ जो हैं वो ब्रिटिशर्स के दुश्मन हैं और हमारे भी दुश्मन है ब्रिटिशर्स। ठीक है जी, तो हम दोनों मिल के अपने देश से अंग्रेज़ों को भगा सकते हैं ईज़िली। तो रास बिहारी बोस जो हैं वो आज़ाद हिंद फ़ौज ऑर्गेनाइज़ करते हैं सिंगापुर में। स्टूडेंट्स, सिंगापुर जो था बेसिकली उस टाइम पे मेन सेंटर हुआ करता था, जो आप ये कह सकते हो इंडियन नेशनल आर्मी का। और वहाँ पर आप ये कह सकते हो एक काइंड की आप प्रोविंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। सो बेसिकली सुभाष चंद्र बोस कब आते हैं? सुभाष चंद्र बोस बर्लिन चले गए थे हिटलर के पास। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस बहुत फेमस पर्सनैलिटी थे इंडिया में। और सुभाष चंद्र बोस ने स्टूडेंट्स इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो है ये पास किया था 1920 में। ही पास इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम इन इंग्लैंड। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, जैसे आज की डेट में हमें पता है कि जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है जो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है वो इंडिया में होता है। ठीक है, जब हमारा देश गुलाम देश था उस टाइम पे वो एग्ज़ाम जो था वो इंग्लैंड में हुआ करता था। आई होप आप सबको याद होगा, हमने पढ़ा था कि इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो है इंडिया में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विसेज भी कहा जाता है। ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने ये चीज़ इंडिया में शुरू की, लेकिन इस एग्ज़ाम को देने के लिए हमें इंग्लैंड जाना पड़ता था। तो उस टाइम पे सुभाष चंद्र बोस जो है इस एग्ज़ाम को देने के लिए इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में उन्होंने ये एग्ज़ाम पास की और उनका 4 रैंक आया था इसमें उस टाइम पे अंग्रेज़ों के समय पे। तो स्टूडेंट्स, इस एग्ज़ाम को जब वो क्लियर करते हैं तो इंग्लैंड के फ्रंट पेज की न्यूज़ होती है कि एक इंडियन ने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम पास किया है। वहाँ से सुभाष चंद्र बोस बहुत फेमस होते हैं, लेकिन 1920 में वो इस जॉब को छोड़ देते हैं, अंग्रेज़ों की जॉब को नहीं करते। कहते जी मैं ये अंग्रेज़ों की नौकरी नहीं करूँगा। और 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में वो गांधी जी को सपोर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, बहुत फेमस पर्सनैलिटी थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है जी, अंग्रेज़ कभी पता नहीं लगा पाए कि सुभाष चंद्र बोस कहाँ गए कहाँ नहीं गए करके। ठीक है, ये आपको मैं थोड़ी सी एक स्टोरी बताता हूँ। एक बार सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेज़ों ने हाउस अरेस्ट कर दिया था, घर पे ही नज़रबंद कर दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस रात को अपने घर से भाग के इंडिया से बाहर जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान और रशिया के रूट से होते हुए यूरोप में पहुंचते हैं। कहाँ पर? जर्मनी में। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हिटलर के पास गए थे, हिटलर से मिले थे। तो अब आपको ये चीज़, ये क्रोनोलॉजी समझ में आनी चाहिए कि हिटलर से क्यों मिले थे, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर भी इंग्लैंड का सबसे बड़ा दुश्मन था। ठीक है, जर्मनी जाते हैं, जर्मनी में कुछ समय रहते हैं, वहाँ पर जर्मन गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं। फिर वहाँ से वो सिंगापुर गए थे और उन्होंने आज़ाद हिंद फ़ौज को कमांड किया था। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि आज़ाद हिंद फ़ौज क्यों बनी थी। ठीक है, कौन थे फाउंडर? असली फाउंडर थे रास बिहारी बोस।
ठीक है, ये भी बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, एक बहुत बड़े बंगाली फ्रीडम फाइटर आप कह सकते हो, ठीक है, रास बिहारी बोस। और सुभाष चंद्र बोस जो थे फिर उन्होंने खुद लीड किया था इंडियन नेशनल आर्मी को। तो स्टूडेंट्स देखिए, ही पास्ड इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो है मैंने अभी आपको बताया, ICS का जो एग्ज़ाम है ये अंग्रेज़ों ने उस टाइम पे इंग्लैंड में कंडक्ट करवाते थे, और ये किस अंग्रेज़ ने शुरू किया था इंडिया में? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है जी। इन्होंने एग्जामिनेशन पास किया था 1920 में, ठीक है, इंग्लैंड के अंदर। ही फाउंडेड द इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग किसने बनाई थी? ये अपने लेवल पे इन्होंने एक पार्टी बनाई थी जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलके। स्टूडेंट्स, जो उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी और सुभाष चंद्र बोस भी बहुत अच्छे मित्र भी थे, दोस्त थे और बहुत प्रोमिनेंट लीडर्स थे, ठीक है। और इन्होंने इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग बनाई थी किसके साथ मिलकर? जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ही इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ INC एट इट्स हरिपुरा सेशन इन 1938 एंड त्रिपुरा सेशन इन 1939। मतलब कि अब ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है स्टूडेंट्स कि सुभाष चंद्र बोस कितनी बार कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट चुने गए थे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट लगातार 2 बार चुने जाते हैं, हरिपुरा सेशन 1938 एंड त्रिपुरा सेशन इन 1939। और त्रिपुरा सेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस ने INC के प्रेसिडेंटशिप से रिज़ाइन कर दिया था क्योंकि उनके गांधी जी को साथ कुछ मतभेद हो गए थे। गांधी जी के साथ उनकी आपस में किसी बात को बन नहीं रही थी। बन क्यों नहीं रही थी? बेसिकली गांधी जी टोटली नॉन वायलेंस पे चलते थे और सुभाष चंद्र बोस जो थे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ काइंड ऑफ वायलेंस करना चाहते थे। तो इसलिए गांधी जी मतलब कि उनको समझाते हैं, रोकते हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं गांधी जी, आपकी जो सोच है, आइडियोलॉजी है, ये बहुत पुरानी हो चुकी है, इतने साल हो गए हैं, ठीक है, 250 साल से अंग्रेज़ों ने गुलाम बना रखा है, अभी तक तो छोड़ा नहीं है, ठीक है। तो कुछ चीज़ों को लेके गांधी जी के साथ मतभेद हो गए थे। नेक्स्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है स्टूडेंट्स। ही फाउंडेड फॉरवर्ड ब्लॉक। जब वो कांग्रेस पार्टी से रिज़ाइन कर देते हैं तो वो अपनी पार्टी बनाते हैं, खुद अकेले बनाते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से। तो फॉरवर्ड ब्लॉक किसकी पार्टी थी? सुभाष चंद्र बोस की, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। कब बनाई थी? 1939 में, ठीक है जी। जैसे ही इन्होंने अपने त्रिपुरा सेशन से जो है रिज़ाइन किया तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है। और इन्होंने किसान सभा बनाई थी। किसान सभा भी इनके अपने लेवल पे एक स्मॉल आप कह सकते हो पार्टी थी और मूवमेंट पीजेंट्स के लिए, किसानों के लिए इन्होंने चलाई थी, ठीक है। किसान सभा और फॉरवर्ड ब्लॉक ये दो जो हैं किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। ही एस्केप टू बर्लिन इन 1941। अब स्टूडेंट्स ये वही टाइम पीरियड है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी। 1939 से लेकर 1945 के बीच में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलती है तो उस टाइम पे सुभाष चंद्र बोस इसका बहुत अच्छा फ़ायदा उठाते हैं। बहुत प्रोमिनेंट लीडर तो थे ही इंडिया में, ठीक है। तो वो सोचते हैं कि अब मुझे किसी ना किसी तरीके से हिटलर से मिलना है, ठीक है। तो इंडिया से एस्केप करके भाग के बच के पहुँचते हैं कहाँ पर? जर्मनी में। जर्मनी पहुँचने के बाद वहाँ हिटलर के संपर्क में आते हैं, हिटलर से मिलते हैं, ठीक है, और आपस में डिस्कस करते हैं कि कैसे हमने ब्रिटिशर्स को ख़त्म करना है, ठीक है। तो उसके बाद हिटलर के साथ रह के इन्होंने कुछ समय काम भी किया था। फिर देन 1943 के पास ये जो है सिंगापुर चले गए थे। तो सिंगापुर क्यों गए थे? क्योंकि वहाँ पर इंडियन नेशनल आर्मी बनी हुई थी, उसको एक अच्छा कमांडर, एक अच्छा लीडर चाहिए था, लेकिन ठीक है। तो रास बिहारी बोस के बाद जो इंडियन नेशनल आर्मी के आप कह सकते हो सारे करता धरता थे, एक बहुत अच्छे लीडर थे, वो थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बर्लिन चले गए थे, मेट हिटलर एंड टुक अ चार्ज ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी का चार्ज लेते हैं कहाँ पर? सिंगापुर में। और वहाँ पर अपनी एक प्रोविंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बनाते हैं, ठीक है। प्रॉपर एक बहुत सिस्टमेटिक आर्मी थी उनकी, ठीक है। जैसे आज आप देखते हो गवर्नमेंट के पास आर्मी का कंट्रोल है, सेम उसी तरीके से उन्होंने अपनी एक रेगुलेटेड आर्मी बनाई थी,
ठीक है। जो भी उसमें रिक्रूट होंगे उसमें मेल्स भी रिक्रूट होते थे, फीमेल्स भी रिक्रूट होती थी, ठीक है। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती थी, प्रॉपर सर्विस पे रखा जाता था, प्रॉपर उनकी प्रमोशन होती थी, ठीक है। और जो सुभाष चंद्र बोस की आर्मी थी, उनकी आर्मी में जैसे आप कह सकते हो कि जैसे आज की डेट में हम देखते हैं आर्मी में राजपूत रेजिमेंट होती है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर JNK राइफल्स है, पंजाब रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है। इस तरीके से स्टूडेंट्स उस टाइम पे सुभाष चंद्र बोस की आर्मी के जो नेम थे, उनकी डिवीज़न के जो नेम थे, सुभाष, गांधी एंड जवाहर, ठीक है। तो इस नाम से उनकी डिवीज़न थी। और एक लेडीज़ ब्रिगेड थी, ठीक है। ये तो होगी सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और जवाहर ब्रिगेड, ये होगी मेल्स के लिए। और फीमेल्स की भी अलग से ब्रिगेड बनी हुई थी, झांसी की रानी, ठीक है। झांसी की रानी ब्रिगेड जो था, रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड के नाम से बहुत फेमस थी। और स्टूडेंट्स आपको ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो INA की जो वुमेंस ब्रिगेड थी उसकी हेड कौन थी, तो उसकी जो हेड थी वो थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल, ठीक है स्टूडेंट्स, कैप्टन लक्ष्मी सहगल। तो जो कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी, ये उस टाइम पर इंडियन नेशनल आर्मी में जो सुभाष चंद्र बोस की आर्मी थी उसमें कैप्टन रैंक पे थी, और इन्होंने ही रानी लक्ष्मी ब्रिगेड को जो है कमांड किया था, ठीक है। तो ये आपको बेसिक पॉइंट पता होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, ही एड्रेस महात्मा गांधी एज अ फादर ऑफ नेशन। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ नेशन जो है महात्मा गांधी को किसने कहा है, सुभाष चंद्र बोस ने। अभी आपने पढ़ा था कि सुभाष चंद्र बोस ने रिज़ाइन कर दिया था महात्मा गांधी के कारण, ठीक है। महात्मा गांधी जी से उनकी कुछ चीज़ें आप कह सकते हैं आपस में मैच नहीं कर रही थी, आइडियोलॉजी सेम नहीं थी, ठीक है, सोच सेम नहीं थी, विचारधारा सेम नहीं थी, लेकिन फिर भी गांधी जी का बहुत सम्मान करते थे और गांधी जी को फादर ऑफ नेशन के नाम से बुलाते थे, ठीक है जी। ही गिव स्लोगन दिल्ली चलो एंड जय हिंद। तो स्टूडेंट्स जय हिंद का नारा, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जय हिंद का स्लोगन किसने दिया था, दिल्ली चलो का स्लोगन किसने दिया था, तो आंसर इज़ सुभाष चंद्र बोस। एक और पॉइंट है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था लोगों को, या जो इंडियन नेशनल आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे, जो यूथ, जो उस टाइम पे नौजवान नवयुवा थे, कहते तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मतलब कि मुझे इंडियन नेशनल आर्मी में सपोर्ट करो और मैं तुमको ब्रिटिशर से फ्रीडम दिलवाऊंगा, ठीक है। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, द इंडिया स्ट्रगल वॉज हिज ऑटोबायोग्राफी। द इंडिया स्ट्रगल किसकी किताब है, किसकी कहानी है, किसकी जीवनी है, क्वेश्चन आ सकता है। किसकी ऑटोबायोग्राफी है, सुभाष चंद्र बोस की, ठीक है। उन्होंने स्वयं जीवनी है, खुद लिखी है। तो द इंडियन स्ट्रगल ऑटोबायोग्राफी है किसकी, सुभाष चंद्र बोस की। और ऐसा कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जो है सिंगापुर से इंडिया को आ रहे थे एक बार फ्लाइट में, तो रास्ते में उनका प्लेन क्रैश हो गया और सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो जाती है उसमें, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होती है 1945 में और जापान इस लड़ाई को हार जाता है, ठीक है, और इंडियन नेशनल आर्मी के पास बहुत ज़्यादा फंड नहीं बचता और इंडियन नेशनल आर्मी जो है वहाँ पर ख़त्म हो जाती है, टूट जाती है। और इंडियन नेशनल आर्मी के जो मेन लीडर थे, ठीक है, उनको अरेस्ट करके अंग्रेज़ों ने फांसी पे चढ़ा दिया था, ठीक है, उनको लाल किले में जो है एग्जीक्यूट कर दिया था। तो इस तरीके से इंडियन नेशनल आर्मी जो बनाई थी ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, बहुत हद तक सफलता भी मिलती है। लेकिन होता क्या है कि जब जापान के ऊपर अमेरिका ने 2 बड़े एटम बम गिरे, हिरोशिमा और नागासाकी, जापान की ही स्टूडेंट्स ये स्टेट्स के नेम है, ठीक है, वहाँ पर बम गिरता है, एयर ड्रॉप करता है, और जिसके बाद कि जापान इस लड़ाई में से फिर जाके जो है खुद को बैकआउट कर लेता है और इस वॉर को जापान हार जाता है, जर्मनी भी हार चुका होता है, ठीक है। तो जो देश इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार गए थे, फिर उसके बाद इंडिया को जो इंडियन नेशनल आर्मी थी उनको सपोर्ट मिलनी बंद हो गई थी और फिर इंडियन नेशनल आर्मी जो है उसके बाद ख़त्म हो जाती है। और सेकंड थिंग, सुभाष चंद्र बोस भी जो हैं वो प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो जाती है और इंडियन नेशनल आर्मी को कोई लीड करने वाला नहीं होता, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
ठीक है जी। इंडियन इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग किसने बनाई थी, ठीक है। जो है प्रेसिडेंट आईएनसी के कितनी बार रहे थे, कहाँ कहाँ किस सेशन में बने थे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में एग्जामिनर पूछ लेता है जब उसने टफ क्वेश्चन डालना है। फॉरवर्ड ब्लॉक वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, किसान सभा और फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाई थी, ठीक है। महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन का दर्जा किसने दिया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। एक बार आप इनको रीड करिए, टेक योर टाइम। हाँ जी स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। नेक्स्ट बेसिकली जब इंडियन नेशनल आर्मी जब ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद इंडिया में एक बहुत फेमस रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी हुई थी, उसको RIN म्यूटनी के नाम से भी जाना जाता है। और स्टूडेंट्स उस म्यूटनी में, म्यूटनी होती है विद्रोह, ठीक है, जैसे 1857 का रिवोल्ट था उसको 1857 म्यूटनी भी कह देते हैं। तो जो विद्रोह बेसिकली जो सोल्जर्स के द्वारा, ठीक है, किया जाता है। तो जो RIN म्यूटनी थी ये इंडियन ट्रूप्स जो नेवी में सर्विस कर रही थी उन्होंने की। तो बेसिकली ये जो म्यूटनी हुई थी ये कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन जो इंडियन थे रॉयल इंडियन नेवी में जो सर्विस करते थे उनके साथ होता था, उसके खिलाफ इंडियन नेवी के जो सोल्जर्स थे उन्होंने म्यूटनी की। देन ब्रिटिशर्स को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये समझ आने लगा कि अब हम इंडियंस को हैंडल नहीं कर सकते, इंडिया को चला नहीं सकते हैं, ठीक है। मतलब इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी बड़ी स्टेट है, ठीक है, उसको चलाना, एक्वायर करके चलाना इजी नहीं है। फिर हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स की कैबिनेट मिशन प्लान आया था, ठीक है। देन 3 जून प्लान जो लॉर्ड माउंटबेटन, लास्ट वाइस रॉय हम कह सकते हैं ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो था, लॉर्ड माउंटबेटन, उसने फिर इंडियन लिबरेशन के लिए, इंडियन फ्रीडम के लिए सर रेडक्लिफ को अपने साथ बुलाता है। सर रेडक्लिफ जो है एक अंग्रेज अफसर जो रेडक्लिफ लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान में बनाता है, ठीक है जी। देन उसके बाद स्टूडेंट्स जब 15 अगस्त के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो जो हमारे देश के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे वल्लभ भाई पटेल, स्टूडेंट्स वल्लभ भाई पटेल ने, जिनको सरदार पटेल भी कहा जाता है, जिनका स्टैचू ऑफ यूनिटी बना हुआ है, ठीक है, आपको ये बेसिक पॉइंट तो पता ही होगा। तो वल्लभ भाई पटेल ने हमारे देश की लगभग 600 से भी ज़्यादा छोटी बड़ी रियासतों को इकट्ठा किया था, एक किया था। मतलब सभी रियासतों के जो प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर्स थे, तो उस टाइम पे हमारे देश में लगभग 600 साढ़े 600 से भी ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी। तो उन सभी रियासतों के मालिकों को इकट्ठा करते हैं, सभी प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स को इकट्ठा करते हैं और इंडियन यूनियन में शामिल होने के लिए उनके आगे प्रस्ताव रखते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको एक पॉइंट समझा दूं कि इस प्रस्ताव में जम्मू कश्मीर का जो राजा था, राजा हरी सिंह, निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड नवाब ऑफ जूनागढ़, इन्होंने इंडिया में शामिल होने से मना कर दिया। पहले तो इंडिया में शामिल होने से मना कर दिया, लेकिन बाद में इनको इंडिया में शामिल किया गया। अब जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो नवाब था जूनागढ़ का, जूनागढ़ जो है ये गुजरात वाली साइड स्टेट थी, ठीक है। तो वो कहता जी मैं अपनी स्टेट को इंडिपेंडेंट स्टेट रखूँगा, ठीक है, ना ही पाकिस्तान के साथ जाके रलूँगा ना ही इंडिया के साथ। ऐसे ही जो राजा हरी सिंह था, हरी सिंह कहता ये हमारी जो जम्मू कश्मीर है ये एक ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट स्टेट रहेगी, ना तो हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं ना ही इंडिया के साथ, मैं खुद चलाऊँगा अपनी स्टेट को, ठीक है। सेम जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद था उसका भी यही था, कहता जी मैं वैसे शामिल तो पाकिस्तान के साथ होना चाहता हूँ लेकिन इंडिया में एक अलग अपनी स्टेट चलाऊँगा। हैदराबाद कहता मेरी अपनी अलग स्टेट रहेगी। तो स्टूडेंट्स बेसिकली होता क्या है कि जम्मू कश्मीर के ऊपर पाकिस्तानी ट्रूप्स जो हैं वो हमला कर देती हैं। जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को अपने कब्जे में लेना चाहता था। देन जो राजा हरी सिंह था उसने इंडिया से जल्दी जल्दी हेल्प मांगी,
इंडियन गवर्नमेंट से कि आओ हमें हेल्प करो, अदरवाइज़ पाकिस्तान हमारे यहाँ मेरी सोल्जर्स को तो ख़त्म कर चुका है, यहाँ के सिटीजन्स को भी मार रहा है, हम पे हमले कर रहा है। ठीक है, फिर ये सब कुछ देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने जो है हेल्प की। पहली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक वॉर होती है, फर्स्ट वॉर जो हुई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वो 1947-48 की थी। ठीक है, जिसमें कि पहले परमवीर चक्र जो थे वो मेजर सोमनाथ शर्मा, ठीक है, मेजर सोमनाथ शर्मा थे। तो बेसिकली होता क्या है, फिर इंडिया और पाकिस्तान की वॉर होती है और जम्मू कश्मीर में कुछ हिस्सा पाकिस्तान कैप्चर कर चुका होता है। देन उसके बाद ये बात जब यूनाइटेड नेशन के पास पहुंचती है तो यूनाइटेड नेशन जो है सीज़ फायर डिक्लेयर करने को कहती है कि पाकिस्तान भी अपनी वॉर रोक दे, इंडिया भी अपनी वॉर रोक दे। ठीक है, तो देन जहाँ तक पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया इंडिया को, वो तब से पाकिस्तान की कब्जे में है, और जो जम्मू एंड कश्मीर थी उसको हमने स्पेशल स्टेटस दिया, स्पेशल कुछ राइट्स दिए, कुछ स्पेशल दर्जा दिया, ताकि वहाँ के लोग जो हैं वो इंडिया के साथ शामिल होने के लिए खुश रहें। ठीक है, तो ये एक छोटी सी कहानी थी जो मैंने आपको बताई, जिसमें कि जो कश्मीर के जो महाराजा थे, ठीक है, महाराजा हरी सिंह, महाराजा ऑफ कश्मीर, दे एक्सेडेड टू इंडिया इन अक्टूबर 1947। ठीक है, और ये जो है इंडिया से हेल्प मांगते हैं, कहते हैं कि हमें मदद करो। फिर इंडिया ने अपनी आर्मी भेजी थी और जम्मू कश्मीर को बचाया था पाकिस्तान से। ठीक है, तो कश्मीर के राजा हो गए, जूनागढ़ का नवाब और हैदराबाद का जो निज़ाम था, ये साइन करने से मना कर देते हैं इंडिया के साथ ट्रीटी को, या कह सकते हैं कि इंडियन यूनियन में मर्ज होने के लिए इनकार कर देते हैं। और नवाब ऑफ जूनागढ़ जो था ये पाकिस्तान भाग गया था। नवाब ऑफ जूनागढ़ जो था ये पाकिस्तान चला जाता है। रीज़न क्या होता है, जूनागढ़ में बहुत सारे मेजॉरिटी में हिंदू पीपल रहते थे, तो वो कहते जी हम तो पाकिस्तान के साथ नहीं शामिल होंगे। जूनागढ़ का राजा कहता जी मैं अपनी जूनागढ़ स्टेट को पाकिस्तान में शामिल करने वाला हूँ। ठीक है, तो फिर जाके उस टाइम पर वो बंदा अपनी जान बचा के पाकिस्तान भाग जाता है। तो जो नवाब ऑफ जूनागढ़ था ये पाकिस्तान चला गया था। और जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद था, हैदराबाद को इंडियन फोर्सेस ने, इंडियन ट्रूप्स ने ऑपरेशन पोलो चलाकर कैप्चर कर लिया था। ठीक है जी, हैदराबाद को कैप्चर कर लेते हैं। हैदराबाद वाज फोर्स्ड टू एक्सीड टू इंडियन यूनियन अंडर द प्रेशर ऑफ इंटरनल एग्रेशंस। सो इंटरनल आर्कनी, आप कह सकते हो अनार्की। तो स्टूडेंट्स ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम पर जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद था वो एक बहुत वेल्थियस्ट रूलर था। तो वो कहता है जी मेरी अपनी आर्मी है, मेरे अपने बैंक्स हैं, अपना फाइनेंशियल सिस्टम है, मेरी स्टेट का अपना बजट है, तो मैं क्यों इंडिया के साथ शामिल हूँ। ठीक है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट कहती कि आपने जो है अराजकता फैला रखी है अपनी स्टेट में, अनार्किस्ट बने हुए हो। ठीक है, कोई भी सही तरीके से रूल नहीं है। देन इंडियन गवर्नमेंट अपनी ट्रूप्स को भेजती है, अपनी आर्मी को भेजती है, सेना को भेजती है वहाँ पर, और वो जाकर कैप्चर कर लेते हैं हैदराबाद को, और हैदराबाद को फिर इंडिया में शामिल कर लिया गया था। ठीक है जी, इसी तरीके से स्टूडेंट्स जो फ्रेंच कॉलोनीज़ थी, अब अंग्रेज भी चले गए थे, जो फ्रांसीसी कुछ फ्रेंच एरिया, जो फ्रेंच कॉलोनीज़ इंडिया में थी जहाँ पर कुछ फ्रेंच पीपल रहा करते थे। ठीक है, बाय द एंड ऑफ 1954 फ्रेंच कॉलोनीज रूल इन पौंडीचेरी, चंद्रनगर, माहे, करिकल एंड यमन। स्टूडेंट्स ये सारी की सारी ना जो टेरिटरीज़ के नेम है, ये सारी प्लेसेस के नेम है, ये पौंडीचेरी टेरिटरी का ही पार्ट है, जो आज की डेट में हम जिसको पुडुचेरी कहते हैं। ठीक है, पुडुचेरी, करिकल, माहे, यमन। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं वो पुडुचेरी का ही पार्ट हैं। ठीक है, और चंद्रनगर। देखो, दीज टेरिटरीज़ इंटीग्रेटेड इन इंडिया। 1954 में इंडियन गवर्नमेंट ने इन टेरिटरीज़ को भी इंडिया में शामिल कर लिया था, अपने साथ मिला लिया था। और जो पोर्चुगीज़ कॉलोनीज़ थी, पुर्तगाली तो शुरू से ही रह रहे थे, और पुर्तगाली आराम से दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली जो महाराष्ट्र में है, ठीक है, मुंबई में है दादर नगर हवेली, और गोवा, यहाँ पर पुर्तगालियों ने, पोर्चुगीज़ ने अपनी कॉलोनीज़ बना रखी थी, और वो वहाँ पर रह रहे थे, अपना जो ट्रेड कर रहे थे, सेटलमेंट उनकी जमी हुई थी। बट गोवा, दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली, इनको 1954 में शामिल करने की बात होती है। ठीक है जी,
जो दादर एंड नगर हवेली थी ये हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स ने पोर्चुगीज़ से आज़ाद करवा ली थी, बट इंडियन ट्रूप्स लिबरेट गोवा एंड दमन एंड दीव फ्रॉम पोर्चुगीज़ इन 1961। तो जो भारतीय सेनाएं थी 1961 में जाके इंडियन गवर्नमेंट की ट्रूप्स ने 1961 में गोवा को और दमन एंड दीव को अपने साथ शामिल किया था। उससे पहले तक 1961 से पहले तक वो पोर्चुगीज़ के कंट्रोल में ही थी। तो इस तरीके से पुर्तगालियों को कह दिया जाता है कि अब आप जाओ, ठीक है, हम अपनी कंट्री को सही तरीके से खुद ही मैनेज करेंगे, अपनी सेटलमेंट्स वगैरह सब लेकर जाओ। तो पुर्तगालियों को भी देश छोड़कर जाना पड़ जाता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है 1961 में कौन सी स्टेट को शामिल किया गया था, ठीक है। गोवा ऑप्शन में हो सकती है आपके, और गोवा इज़ अ राइट आंसर, ठीक है। गोवा दमन एंड दीव को किया गया था। दमन एंड दीव तो आपको पता है एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, और गोवा स्टेट है वो 1961 में शामिल हुई थी। तो क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम में कि कौन सी स्टेट को 1961 में इंडियन यूनियन में मर्ज किया गया था, शामिल किया गया था। इस तरीके से आज हम कह सकते हैं इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब कि स्टूडेंट्स भारत जो हमारा देश है वो सभी स्टेट्स को मिलाकर, ठीक है, यूनियन है, ठीक है। मतलब कि अगर इंडिया है तो गुजरात है, इंडिया है तो उत्तर प्रदेश है, इंडिया है तो पंजाब है, इंडिया है तो जाके महाराष्ट्र है। किसी भी स्टेट की अपनी कोई इंडिविजुअल हम कह सकते हैं कोई इमेज नहीं है विदाउट इंडिया। सो इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ऐसे ही जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, और इंडिया एक ऐसी स्टेट है जो अलग अलग फूलों के गुलदस्ते से बना हुआ एक कंट्री है, मतलब जहाँ पे डिफरेंट टाइप के कल्चर्स, लैंग्वेजेस, ठीक है, रिलीजन्स, सब कुछ मिक्स होके एक साथ रह रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज़ अ इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बेसिक पॉइंट समझ में आ गए होंगे, ठीक है। देन इसके बाद आगे हम डिस्कस करेंगे कि जब देश आज़ाद होने के बाद फिर इंटीरियम गवर्नमेंट बनी, और फिर जाके जब देश आज़ाद होने के बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है तो नई सरकार, नई गवर्नमेंट बनती है, वो आगे कितने समय तक रूल करती है, और फिर उसके बाद कौन कौन से इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इंडिया में हुए थे, वो सारे आगे हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब आप इन चीज़ों को अच्छे से रिवाइज़ करिए, इन चीज़ों को अच्छे से देखिए, ठीक है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये आप कह सकते हो पॉलिटी बेस भी होते हैं और हिस्ट्री बेस क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ठीक है। पॉलिटी बेस हो गया कि कौन सी स्टेट को कब शामिल किया गया था, ठीक है। हिस्ट्री बेस हो गया कि आपकी इंडियन नेशनल आर्मी कब बनी थी, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने किसको दर्जा दिया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फ्रेंच कॉलोनी कब शामिल की गई थी, पोर्चुगीज़ से गोवा कब आज़ाद कराया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब आप इस वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखिए जो आपको डाउट लगता है, ठीक है, और इसकी मैं PDF आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दूँगा। सो नाउ वी वाइंड आवर सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।